नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको समझ लिए थे। आज के इस नए लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जितने भी बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए लेक्चर को। मान लीजिए कि ए बी एक वेक्टर है। मान लेते हैं कि ए बी एक वेक्टर है जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा 3,5,7 तथा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, आप लोग बोलिएगा 5,9,12। आप लोग इसे ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में 3 यूनिट चलना होगा, वाई एक्सिस की दिशा में 5 यूनिट चलना होगा और जेड एक्सिस की दिशा में 7 यूनिट चलना होगा। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में 5 यूनिट चलना होगा, वाई एक्सिस की दिशा में 9 यूनिट चलना होगा और जेड एक्सिस की दिशा में 12 यूनिट चलना होगा। ओके, अब क्या है कि अब हम लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। पहले तो हम लोग ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट ए तक पहुंच गए, फिर ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट बी तक पहुंच गए। अब हम लोगों को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। तो बताइए एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा, वाई एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा तथा जेड एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा। तो कहिएगा क्योंकि क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम पहले ही एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चल चुके हैं, 3, वाई एक्सिस की दिशा में 5 तथा जेड एक्सिस की दिशा में 7। तो अब मुझे ए से बी तक जाना है। तो अभी मैं कहां पर हूं, अभी अभी मैं पॉइंट ए पर हूं। तो अब मुझे ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में 5 नहीं चलना है, क्योंकि जब ओरिजिन से पॉइंट बी पर जाएंगे, जब ओरिजिन से पॉइंट बी पर जाएंगे तब एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा, 5, वाई एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा, 9 और जेड एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा, 12। तो हमें तो ए से बी तक जाना है और ए तक चलने के लिए पहले कितना चल चुके हैं, एक्स एक्सिस की दिशा में 3। तो अब जो है ए से बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में बताइए 5, एक्सिस की दिशा में बी तक पहुंचने के लिए 3 से 5 तक जाना है। तो बताइए 3 से 5 तक जाने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, तो बोलिएगा 3 से 5 तक जाने के लिए और 2 चलना पड़ेगा। इसी प्रकार वाई एक्सिस की दिशा में 5 से 9 जाना होगा, तो 5 से 9 जाने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, तो 4 चलना पड़ेगा। इसी प्रकार जेड एक्सिस की दिशा में 7 से 12 जाना पड़ेगा, तो 7 से 12 चलने के लिए 5 और चलना होगा। ओके, तो अगर मैं ए बी वेक्टर की कंपोनेंट की बात करूं, अगर मैं ए बी वेक्टर की कंपोनेंट्स की बात करूं तो बताइए ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे। तो कहिएगा वेक्टर ए बी का कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो बताइए ए से बी तक जाने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चलना होगा, तो 3 से 5 चलना होगा, मतलब 2 और चलना होगा। अच्छा, 2 और किस दिशा में चलना होगा, एक्स एक्सिस की दिशा में। और एक्स एक्सिस का दिशा कौन बताता है, तो आप कहिएगा आई कैप। क्या कहिएगा, आई कैप। प्लस बताइए वाई एक्सिस की दिशा में और कितना चलना होगा, तो कहिएगा 5 पहले ही चल चुके हैं और 4 चलना होगा। ओके, 5 से 9 तक जाने के लिए तो और 4 चलना होगा, किस दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में। और वाई एक्सिस का दिशा कौन बताता है, जे कैप बताता है। इसी प्रकार पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए पहले ही जेड एक्सिस की दिशा में 7 चल चुके हैं और अभी कितना जाना है, और अभी और 5 जाना है, क्योंकि हमें बी तक पहुंचने के लिए टोटल कितना जाना होगा, जेड एक्सिस की दिशा में 12 चलना होगा। 7 चल चुके हैं तो और कितना चलना होगा, 5 चलना होगा, 5 के कैप। ओके, तो असल में यही 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, समझ रहे हैं ना, यही ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स है, यही ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए ये 2i कैप कैसे आया, 4j कैप कैसे आया और 5k कैप कैसे आया, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। अब इसे समझते हैं कि ये 2i कैप, 4j कैप और 5k कैप कैसे आता है। समझिए, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो कहिएगा सर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ टाइम के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को
x2 y2 और z2 मान लेते हैं कि ये 5 जो है x2 का वैल्यू है, मतलब हाँ x2 का वैल्यू है 9 जो है, y2 का वैल्यू है और 12 z2 का वैल्यू है। इसी प्रकार ये 3 जो है x1 का वैल्यू है, 5 जो है वो y1 का वैल्यू और 7 z1 का वैल्यू है। तो जब भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर x2 का वैल्यू 5 है और x1 का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 आई कैप, 5 माइनस 3 आई कैप प्लस y2 का वैल्यू 9 है और y1 का वैल्यू 5 है, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 j कैप प्लस z2 का वैल्यू 12 है और माइनस z1 का वैल्यू कितना है 7, तो 12 माइनस 7 k कैप। ओके, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5 में से 3 को लेस करिए 2 आई कैप प्लस 9 में से 5 को लेस करिए 4 जे कैप प्लस 12 में से 7 को लेस करिए 5 के कैप। तो असल में ये जो 2 आई कैप है 4 जे कैप है प्लस 5 के कैप है वो यहां से आया है, समझ रहे हैं ना, वो ऐसे आया है। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर से रिलेटेड और भी जितने भी प्रॉपर्टीज बच के हैं उसको फटाफट समझते हैं। अब यहां पर समझिए, असल में क्या है ना कि ए बी वेक्टर के पास अभी 3 कंपोनेंट्स हैं। ए बी वेक्टर के पास कितना कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स। एक जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, दूसरा वाई एक्सिस का और तीसरा जेड एक्सिस का। तो ये जो 2 आई कैप है ये एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट है, मतलब सदिश अवयव, समझ रहे हैं ना, का सदिश अवयव है, सदिश अवयव, सदिश अवयव। अच्छा, सदिश अवयव क्यों बोल रहा है, सदिश अवयव इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इस कंपोनेंट के पास जो है मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। टू क्या है, टू संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। आई क्या क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, दिशा बताना। तो असल में इस कंपोनेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। इसी प्रकार ये 4j कैप जो है ये y एक्सिस का सदिश अवयव, ये y एक्सिस का, y एक्सिस का सदिश अवयव है, y एक्सिस का सदिश अवयव है, y एक्सिस का सदिश अवयव है। और इसी प्रकार ये 5k कैप जो है ये z एक्सिस का, z एक्सिस का सदिश अवयव है, सदिश अवयव है, सदिश अवयव है। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो चलिए समझते हैं इसे बढ़िया से। इसको यहां सेट कर लेते हैं। अब समझिए, तो बताइए ए बी वेक्टर बराबर क्या है, तो कहिएगा ए बी वेक्टर का कंपोनेंट है, ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स है, ए बी वेक्टर्स का वेक्टर का कंपोनेंट्स है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस
5k कैप प्लस 5k कैप। ओके, अब समझिए, तो ये 2i कैप क्या है, तो कहिएगा 2i कैप जो है वो x एक्सिस का सदिश अवयव है, 4j कैप जो है y एक्सिस का सदिश अवयव है, और 5k कैप z एक्सिस का सदिश अवयव है। लेकिन अगर मैं केवल इस दो की बात करूं, अगर मैं केवल इस दो की बात करूं तो बताइए ये दो क्या है, तो कहिएगा ये x कंपोनेंट है। समझिए, ये दो जो है वो x कंपोनेंट, इसको केवल x कंपोनेंट कहेंगे। ओके, तो दो x कंपोनेंट है। इसी प्रकार 4 क्या है, तो 4 y कंपोनेंट है। 4 क्या है, y कंपोनेंट। और हाँ, ये 5 क्या है, तो 5 है z कंपोनेंट। 5 क्या है, z कंपोनेंट। 5 क्या है, z कंपोनेंट। 5 क्या है, z कंपोनेंट। ओके, ये 5 है z कंपोनेंट। ओके, तो अगर मैं 2i कैप की बात करूं तो 2i कैप x एक्सिस का सदिश अवयव है। 4j कैप, अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलें, इन दोनों को एक साथ बोलें, जैसे कि 4j कैप, 2i कैप, 5k कैप, तो 2i कैप x एक्सिस का सदिश अवयव है, 4j कैप y एक्सिस का सदिश अवयव है, और 5k कैप z एक्सिस का सदिश अवयव है। लेकिन अगर मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं, संख्यात्मक मान की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो ये दो क्या है, x कंपोनेंट है, 4 क्या है, y कंपोनेंट है, 5 क्या है, z कंपोनेंट है। ओके, अब हम लोग स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए फटाफट। तो चलिए, अब हम लोग अगले स्लाइड पर चल रहे हैं। इसी को मैं क्लीन कर दे रहा हूं। चलिए समझते हैं। तो बताइए, ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या था, तो कहिएगा ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स, एक सेकेंड, ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ए बी वेक्टर बराबर था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ओके, अगर मैं स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूं, अगर मैं स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूं, स्केलर कंपोनेंट्स, तो आई कैप, जे कैप तथा के कैप, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, आई कैप, जे कैप तथा 5k कैप, सॉरी के कैप का जो कोएफिशिएंट्स हैं, वही क्या है, वही स्केलर कंपोनेंट्स हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो संख्यात्मक मान दिख रहा है 2 4 5, 2 4 5, समझ रहे हैं ना, 2, 4, 5, यही तीनों क्या है, यही तीनों स्केलर कंपोनेंट्स हैं। समझ रहे हैं ना, ए बी वेक्टर का यही तीनों स्केलर कंपोनेंट्स हैं। ओके, स्केलर कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स को हिंदी में अदिश अवयव बोलते हैं, अदिश अवयव। तो अगर मैं अदिश अवयव की बात करूं तो 2 4 तथा 5, 2 4 तथा 5 ही ए बी वेक्टर का अदिश अवयव है। ओके, अब हम लोग वेक्टर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, किसका, वेक्टर कंपोनेंट्स का। तो बताइए वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स को हिंदी में सदिश अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश अवयव। और ये जो 2i कैप, 4j कैप तथा 5k कैप है, यही क्या है, यही ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट्स है। ओके, तो 2i कैप, 4j कैप एंड
5 के कैप, 5 के कैप ही, यही तीनों ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ओके, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, यही तीनों क्या है, ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं किसका, ए बी वेक्टर का। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्केलर कंपोनेंट्स क्या होता है, साथ ही साथ वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को समझते हैं, कि जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर समझेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर समझते हैं। अब PQ एक वेक्टर है, PQ एक वेक्टर है जिसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 2, 3, 5 तथा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 5, 7, 8। हम लोगों को PQ वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना है। बताइए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर की लंबाई ही, किसी भी वेक्टर की लंबाई ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो असल में हम लोगों को PQ वेक्टर की लंबाई निकालना है, समझ रहे हैं ना, PQ सदिश की लंबाई निकालना है। अब इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को PQ वेक्टर की कंपोनेंट्स निकालना होगा, PQ वेक्टर की कंपोनेंट्स निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग PQ वेक्टर की कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो बताइए कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सर सबसे पहले तो PQ वेक्टर लिखिए, बराबर का साइन दीजिए। अब क्या है ना, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स में इस 5 को, मतलब 5 को x2 का वैल्यू मान लेते हैं, 7 को y2 का वैल्यू मान लेते हैं और 8 को z2 का वैल्यू मान लेते हैं। इसी प्रकार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में 2 को x1 का वैल्यू मान लेते हैं, 3 को y1 का वैल्यू मान लेते हैं और 5 को z1 का वैल्यू मान लेते हैं। तो बताइए किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर वेक्टर के इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 एंड टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 हो, तो कहिएगा सर उस स्थिति में कंपोनेंट्स होता है उस वेक्टर का x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो कहिएगा उस हिसाब से 5 माइनस, क्योंकि 5 जो है x2 का वैल्यू है, तो 5 माइनस 2, 2 किसका वैल्यू है x1 का, तो 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 7 माइनस 3, क्योंकि 7 y2 का वैल्यू है और 3 y1 का वैल्यू है, तो 7 माइनस 3 j कैप प्लस 8 माइनस 5 k कैप। ओके, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे समझिए, तो PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 लेस करिएगा, डिफरेंस 3 आएगा, तो 3 आई कैप प्लस 7 में से 3 को लेस करिए, डिफरेंस 4 आएगा, 4 j कैप प्लस 8 में से 5 को लेस करिए, डिफरेंस 3 आएगा, 3 k कैप। तो ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आया, 3 आई कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ओके, अब हम लोग इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, कैसे समझिए, हमें पता है कि ओरिजिन से पॉइंट P तक आने के लिए एक्स एक्सिस के दिशा में कितना चलना पड़ा है, तो कहिएगा 2 चलना पड़ा है। फिर ओरिजिन से पॉइंट P तक आने के लिए y एक्सिस की दिशा में कितना चलना पड़ा है, 3 चलना पड़ा है। फिर ओरिजिन से पॉइंट P तक चलने के लिए z एक्सिस की दिशा में 5 चलना पड़ा है। ओके, और ओरिजिन से पॉइंट Q तक आने के लिए x एक्सिस की दिशा में 5 चलना पड़ा है, y एक्सिस की दिशा में 7 चलना पड़ा है और z एक्सिस की दिशा में 8 चलना पड़ा है। क्योंकि हमें ओरिजिन से Q तक नहीं जाना है, हमें अब P से Q तक जाना है, समझ रहे हैं ना। तो ऑलरेडी हम ओरिजिन से पॉइंट P तक आने के लिए x एक्सिस की दिशा में 2 चल चुके हैं, अब हमें P से Q तक जाना है। तो जब पहले ही 2 चल चुके हैं x एक्सिस की दिशा में, तो Q तक जाने के लिए 5 चलना है। तो बताइए 2 चल चुके हैं तो और कितना चलना पड़ेगा ताकि हम 5 पर पहुंच जाएं, तो कहिएगा और 3 चलेंगे तो 2 से 5 पर पहुंच जाएंगे, और 3 चलेंगे x एक्सिस की दिशा में तो 2 से 5 पर पहुंच जाएंगे। तो बताइए x एक्सिस की दिशा में कितना चलना पड़ेगा, और 3 चलना पड़ेगा, और x एक्सिस का दिशा कौन बताता है, तो आई कैप यूनिट वेक्टर, समझ रहे हैं। इसी प्रकार y एक्सिस की दिशा में पहले ही कितना चल चुके हैं 3, और कितना चलना है 7, तो
3 से और कितना चले कि 7 तक पहुंच जाएंगे, तो कहिएगा 3 से और 4 चलेंगे तो 7 तक पहुंच जाएंगे। तो 4 और किस दिशा में चलना होगा, तो वाई एक्सिस की दिशा में। अब वाई एक्सिस का दिशा कौन बताता है, जेड का। इसी प्रकार जेड एक्सिस की दिशा में 5 पहले ही चल चुके हैं, और क्यू तक पहुंचने के लिए कितना चलना होगा, जेड एक्सिस की दिशा में 8 चलना होगा। तो बताइए 5 से और कितना आगे चले और कितना चले कि 8 तक पहुंच जाए, तो कहिएगा 5 से और 3 चलिएगा तो 8 तक पहुंच जाइएगा। तो मतलब जेड एक्सिस की दिशा में और कितना चलना पड़ेगा, 3, और जेड एक्सिस का दिशा कौन बताता है, के क्या। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान काम है, इसको हम लोग फटाफट समझते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। समझिए, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा, ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो उसे सबसे पहले मॉड्यूलस के अंदर बंद कर दीजिएगा, किसके अंदर, मॉड्यूलस के अंदर। ओके, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। और मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण। क्या बोलता है, परिमाण। ओके, तो अभी हम लोग वेक्टर पी क्यू की परिमाण निकाल रहे हैं, तो चलिए इसे फटाफट समझते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक स्क्वायर रूट देना है, सबसे पहले एक स्क्वायर रूट ड्रॉ करना है। ओके, अब इसमें क्या करना है ना, समझिए। बताइए आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, तो कहिएगा आई कैप का कोएफिशिएंट, आई कैप का गुणांक 3 है। तो सबसे पहले आई कैप की कोएफिशिएंट का वर्ग कर दीजिए, अर्थात स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट, जे कैप के गुणांक का वर्ग कर दीजिए। तो जे कैप का गुणांक कितना है, 4, तो उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का वर्ग कर दीजिए। तो बताइए के कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 का भी वर्ग कर दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर बराबर हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर की परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो प्रोडक्ट 9 आएगा, प्लस 4 को 2 टाइम्स गुना करिएगा तो गुणनफल 16 आएगा, प्लस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से प्रोडक्ट 9 आएगा। तो पी क्यू वेक्टर की परिमाण बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 में 9 को ऐड करिएगा तो 25 होगा योगफल, और 25 में 9 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34, 34। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो बताइए पी क्यू वेक्टर का परिमाण कितना आया, तो कहिएगा 34, कितना, 34 यूनिट। कितना आ गया, 34 यूनिट, 34, सॉरी अंडर रूट 34 इकाई, अंडर रूट 34 इकाई यूनिट। यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ या फिर इरेज कर दे रहा हूँ।
मान लीजिए कि ए बी एक वेक्टर है जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4, 6, 8 तथा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है 6, 8, 10। तो आप लोग मुझे सबसे पहले तो इस ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स निकाल करके बताइए कितना होगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो चलिए सबसे पहले इस ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालते हैं और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, बताइए किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो कहिएगा सर सबसे पहले तो आप ए बी वेक्टर लिखिए। क्या लिखिए? ए बी वेक्टर। और मान लेते हैं कि पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें ये 6, x2 का वैल्यू है 8, y2 का वैल्यू है 10, z2 का वैल्यू है। इसी प्रकार पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें ये 4 जो है x1 का वैल्यू है 6, y1 का वैल्यू है 8, z1 का वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बताइए x2 का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 माइनस x1 का वैल्यू 4, तो 6 माइनस 4 आई कैप प्लस बताइए y2 का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा 8 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 6, तो 8 माइनस 6 j कैप प्लस z2 का वैल्यू कितना है? 10 माइनस z1 का वैल्यू कितना है? 8, तो 10 माइनस 8 k कैप। ओके, तो बताइए ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 6 में से 4 को लेस करिएगा 2 आई कैप प्लस 8 में से 6 को लेस करिएगा 2 जे कैप प्लस 10 में से 8 को लेस करिएगा 2 के कैप। ओके, या फिर हम लोग इसे डायरेक्ट भी इसका कंपोनेंट निकाल सकते थे। कैसे? समझिए डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता था। हमें पता है कि ओरिजिन से पॉइंट ए तक आने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में 4 यूनिट चलना पड़ा है, वाई एक्सिस की दिशा में 6 यूनिट चलना पड़ा है और जेड एक्सिस की दिशा में 8 यूनिट चलना पड़ा है। और ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट बी तक आने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में 6 यूनिट चलना पड़ा है, वाई एक्सिस की दिशा में 8 यूनिट चलना पड़ा है और जेड एक्सिस की दिशा में 10 यूनिट चलना पड़ा है। क्योंकि हमें अब ओरिजिन से पॉइंट बी तक नहीं जाना है, हमें अब जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो क्या है ना कि पहले ही ओरिजिन से पॉइंट ए तक आने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में कितना चल चुके हैं? 4, वाई एक्सिस की दिशा में 6 और जेड एक्सिस की दिशा में 8। तो अब मुझे बताइए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में तो पहले ही 4 चल चुके हैं, अब 4 से कहां तक जाना है? 6 तक। तो बताइए 4 से 6 तक जाने के लिए और कितना चलना होगा? तो कहिएगा 4 से 6 तक जाने के लिए एक्स एक्सिस की दिशा में और 2 चलना पड़ेगा। और हमें पता है एक्स एक्सिस का दिशा आई कैप बताता है, तो इसलिए आई कैप लगा दिया। इसी प्रकार बताइए वाई एक्सिस की दिशा में 6 से 8 चलने के लिए और कितना चलना पड़ेगा? तो कहिएगा 2 चलना पड़ेगा। और वाई एक्सिस का दिशा कौन बताता है? जे कैप, तो जे कैप लगा दिए। इसी प्रकार जेड एक्सिस की दिशा में 8 से 10 तक चलने के लिए और कितना चलना पड़ेगा? तो बोलिएगा 2। और जेड एक्सिस का दिशा के क्या बताता है, इसलिए क्या कैप लगा दिए। ओके, तो चाहे तो डायरेक्ट भी कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब क्या करना है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कहिएगा सर बहुत ही आसान है मैग्नीट्यूड निकालना। कैसे निकालेगा? सबसे पहले तो ए बी वेक्टर को मॉड्यूलस के अंदर बंद करना है। सबसे पहले तो ए बी वेक्टर को मॉड्यूलस के अंदर बंद करना है और इसी को क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर का परिमाण। तो बताइए ए बी वेक्टर के परिमाण बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सबसे पहले अंडर रूट ड्रॉ करना है, सबसे पहले अंडर रूट देना है। ओके, रूट देना है, स्क्वायर रूट देना है। अब समझिए आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है? तो कहिएगा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो फिर से 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस के कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो इस 2 का फिर से स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा प्रोडक्ट 4 आएगा, फिर से 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा प्रोडक्ट 4, फिर से 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा प्रोडक्ट 4। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट
4 3 जा 12, कितना 12 अंडर रूट 12, और इसको एक सेकेंड, और हम लोग चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर के परिमाण बराबर अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ओके, अब क्योंकि रूट के शर्ट में कितना है, करनी में कितना है, तो कहिएगा करनी में 2 है, तो इसलिए इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर 3 तो सिंगल है, अकेले है, इसलिए 3 रूट में ही रह जाएगा। ओके, तो 2 बाहर निकल गया और ये 3 रूट में ही रह जाएगा। तो बताइए ए बी वेक्टर का परिमाण कितना आया, तो बोलेगा 2 रूट 3 यूनिट या फिर इकाई। एक सेकेंड, कितना आ गया 2 रूट 3 यूनिट, और इसी को हिंदी में क्या बोलता है, इकाई। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 रूट 3 इकाई आ गया। ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। बच्चों, जिस लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझाया था, उसमें मिस्टेक से नेगेटिव वेक्टर को स्किप कर दिए थे, नेगेटिव वेक्टर्स को नहीं समझा पाए थे गलती से, तो इसलिए नेगेटिव वेक्टर्स को आज समझा दे रहे हैं। ओके, तो समझिए नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड समान हो, जिनका क्या समान हो, मैग्नीट्यूड समान हो, परंतु दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। ओके, फिर से सुन लीजिए, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, उन्हें नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। अब समझिए, एक वेक्टर ए बी है और एक दूसरा वेक्टर बी ए है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट ए से बी की ओर है, लेकिन बी ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट बी से ए की ओर है। तो अब क्या है कि ये ऊपर वाला वेक्टर जो है ए बी वेक्टर है और नीचे वाला वेक्टर बी ए वेक्टर है। अब दोनों में, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, नीचे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बी और टर्मिनल पॉइंट ए है। देखिए डायरेक्शन तो विपरीत है, डायरेक्शन तो विपरीत है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप लोग बोलेगा सर मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, तो ऐसे समझिए भाई साहब, इसके पास भी 2 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इनके पास भी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। समझिए असल में हुआ है क्या कि बी को उठा करके यहां पर रख दिया गया है, समझ रहे हैं ना, और ए को उठा करके यहां पर रख दिया गया। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो दोनों का डायरेक्शन, हाँ अभी दोनों का डायरेक्शन, हाँ ठीक तो है, इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है, इसका डायरेक्शन बी से ए की ओर है। ओके, तो असल में क्या है ना कि इस बी पॉइंट को उठाकर यहाँ पर रख दिया गया और ए पॉइंट को उठा करके यहाँ पर रख दिया गया, लेकिन इन दोनों की लंबाई सेम ही है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये दोनों ही वेक्टर्स एक साथ नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। और हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे समझिए, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर या फिर बी ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर बराबर, क्योंकि ए बी वेक्टर जो है बी ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, साथ ही साथ बी ए वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, इसलिए बी ए वेक्टर बराबर हम लोग चाहें तो माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बी ए वेक्टर बराबर माइनस का ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है और ए बी वेक्टर जो है बी ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि इस वेक्टर को उल्टा कर दिया, इस वेक्टर को उल्टा करके यहाँ नीचे में लिख दिया है, इसलिए बी ए वेक्टर बराबर माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
माइनस को इधर लेकर के आ जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, तो कहिएगा ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, जिनका लंबाई तो सेम है, परंतु डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। और नेगेटिव वेक्टर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके ठीक, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्शन रेशियोज के बारे में समझ लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है उसे फटाफट समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए बी है, एक वेक्टर ए बी है, समझ रहे हैं ना, जिसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है, और पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड, हाँ पॉइंट ए का, सॉरी मैग्नीट्यूड में, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स 2,5,6 है, तथा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स 5,6,8 है। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज को समझने के लिए क्या करना होगा ना, हम लोगों को सबसे पहले इसका कंपोनेंट्स निकालना होगा। तो चलिए ए बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं फटाफट। ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स फटाफट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 5 - 2 आई कैप प्लस 6 - 5 के कैप प्लस 8 - 6, सॉरी जे कैप यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 5 जे कैप प्लस 8 - 6 के कैप। ओके, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 5 में से 2 को लेस करिए 3 आई कैप प्लस 6 में से 5 को लेस करिए 1 जे कैप प्लस 8 में से 6 को लेस करिए 2 के कैप। ओके, तो ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना आया, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, अब हम लोग फटाफट डायरेक्शन रेशियोज को समझ लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंपोनेंट्स में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक तो है स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, और दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट्स, दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट्स। ओके, ये जो 3, उसके बाद जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, और के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 3, जे कैप का गुणांक है 1, और के कैप का गुणांक है 2। तो ये जो 3, ये जो संख्यात्मक मान दिख रहा है 3, 1 तथा 2, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों ए बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स है। ओके, साथ ही साथ ये जो 3 आई कैप है, 3 आई कैप है प्लस 1 जे कैप है प्लस 2 के कैप है, ये तीनों क्या है, तो कहिएगा ये तीनों इस ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट्स है। तो असल में ये जो 3, 1, 2 है ना, ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स को ही डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो है वो स्केलर कंपोनेंट्स को ही कहा जाता है। मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को समझाया किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होता है ना, किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होता है वही क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट्स ही किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज होता है। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। ओके,
तो किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होता है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये 3,1 तथा 2 क्या है, तो कहिएगा ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है। अब हम लोग इससे रिलेट करके कोलिनियर वेक्टर को समझते हैं। ओके, अब हम लोग इससे रिलेट करके कोलिनियर वेक्टर को समझते हैं फटाफट। तो बताइए, मैंने आप लोगों को कोलिनियर वेक्टर के बारे में क्या बताया था, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ये 3,1 तथा 2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ए बी वेक्टर का। ओके, हम ऐसे क्लीन कर दे रहा हूं। अब इससे रिलेट करके हम लोग फटाफट कोलिनियर वेक्टर को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में काम आने वाला है, इसलिए कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर को हिंदी में, कोलिनियर वेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम रेखीय सदिश। क्या बोलते हैं, समरेखीय सदिश। तो चलिए फटाफट हम लोग समझते हैं समरेखीय सदिश क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे ऐसे 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक ही रेखा पर, ऐसे 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक ही रेखा पर, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, समझ रहे हैं ना। और हाँ, एक चीज समझिए, अगर 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा पर होगा ना, तो उन सभी सदिशों का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो समान होगा। फिर से सुनिए, जितने भी वेक्टर्स एक ही रेखा पर होगा, जो भी वेक्टर्स एक ही रेखा पर होगा, समान रेखा पर होगा, उन सभी वेक्टर्स का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उन सभी वेक्टर्स का जो स्केलर कंपोनेंट्स होगा वो सेम ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब कैसे, चलिए समझते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स को कि जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियोज समान हो, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियोज समान हो उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कैसे समझते हैं इसे फटाफट। मान लीजिए एक वेक्टर PQ है और एक दूसरा वेक्टर QR है। ओके, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर PQ है और दूसरा वेक्टर QR है। ओके, इन दोनों को एक ही लाइन पर कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। चलिए समझिए, मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है एक ही रेखा पर है। ये क्या है, ये PQ वेक्टर है और ये इसको AB वेक्टर मान लेते हैं, इसको AB वेक्टर मान लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स 5, 6, 8 है तथा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स 8, 10, कितना है 11 है। ओके, इसी प्रकार पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 5, 6, 7 तथा पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 8, 10, ये 10 है, 8, 10, कितना, फिर से 10, 8, 10, 10। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स का कंपोनेंट्स निकालते हैं।
कंपोनेंट्स निकालने से ही डायरेक्शन रेशियोज ज्ञात हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले सॉरी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो बताइए पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होगा? तो कहिएगा 8 माइनस 5 आई कैप प्लस 3 माइनस 6 जे कैप प्लस 11 माइनस 8 के कैप प्लस 11 माइनस 8 के कैप। ओके, इसी प्रकार अगर मैं ए बी वेक्टर की कंपोनेंट्स की बात करूं तो बताइए ए बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? तो कहिएगा 8 माइनस 5 आई कैप प्लस 3 माइनस 6 जे कैप और प्लस 10 माइनस 7 के कैप। ओके, इधर पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर होगा 8 में से 5 को लेस करिए 3 आई कैप प्लस 10 में से 6 को लेस करिए 4 जे कैप प्लस 11 में से 8 को लेस करिए 3 के कैप। ओके, हाँ तो बताइए पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना आया? तो कहिएगा पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप आया। ओके, तो यहां से हम लोग आसानी से इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो बताइए पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तो कहिएगा इसका डायरेक्शन रेशियोज जो है वो इसका डायरेक्शन रेशियोज 3,4 तथा 3 है ना? तो पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज 3,4 तथा 3 है। इसी प्रकार अब इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 में से 5 को लेस करिए 3 आई कैप 3 आई कैप प्लस 10 में से 6 को लेस करिए तो 4 जे कैप प्लस 10 में से 7 को लेस करिए 3 के कैप। अब इसका जो है डायरेक्शन रेशियो निकालिए ए बी वेक्टर की। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? तो इसका डायरेक्शन रेशियोज इसका भी 3,4 तथा 3 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो जो है वो सेम है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। समझ रहे हैं ना? इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो फिर से सुनिए, इन दोनों ही सदिश का डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है? समान है। डायरेक्शन रेशियो समान है। इसका भी डायरेक्शन रेशियो है 3,4,3 और इसका भी डायरेक्शन रेशियो कितना है? 3,4,3। तो दोनों ही वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो सेम है, इसलिए इन दोनों ही वेक्टर्स को एक साथ कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा सही से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।